अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, उसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शन और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, इनके दरमियान रिलेशनशिप देखी थी, उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को, ये हमने पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी ये तीनों नाम इसको इसी एक ही लॉ के हैं, यानी डिफरेंट नेम से इसको ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, अगर हम एक सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम मोस्टली क्या लेते हैं, कुछ फैक्टर्स हम शॉर्ट रन में लेते हैं फिक्स्ड, कुछ फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज़ करते हैं कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो एक स्टेज ऐसा ज़रूरी आएगा जब वेरिएबल फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर or as more and more of the variable factor is combined with a fixed factor, a stage must ultimately come when marginal product of the variable factor starts declining। यानी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो एक स्टेज ज़रूरी ऐसा आएगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वेरिएबल फैक्टर का वो डिक्लाइन हो जाएगा, यानी इट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। चलो इसको हम पहले थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम एक सिचुएशन ऐसी लेते हैं कि हमारे पास, यानी एग्जांपल हम लेते हैं एक फार्मर की जिसके पास फिक्स्ड फैक्टर है लैंड और उसके पास वेरिएबल फैक्टर जो है दैट इज़ लेबर। देखिए शॉर्ट रन में लैंड जो है इट इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर, यानी इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट इज क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। और इसी तरह से लेबर जो है इट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर। तो अगर एक फार्मर के पास लैंड और ये लेबर है, तो अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है अपनी लैंड पर, तो ही कैन इंक्रीज प्रोडक्शन ओनली बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लेबर। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स उसमें इस्तेमाल करने हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके। मगर यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मिलता है कि किस हद तक अगर वो लेबर यूनिट्स इंक्रीज़ करता है कि तो उसका जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। क्या ये हो सकता है कि जितने भी लेबर यूनिट्स वो इंक्रीज़ करेगा कि हर एक लेबर यूनिट के साथ उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी? अगर हम ये कहेंगे कि जो भी यूनिट वो लेबर का इस्तेमाल करेगा, जितने भी लेबरर्स वो इस्तेमाल करेगा, एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर इस्तेमाल करेगा, क्या हर एक एडिशनल यूनिट से उसका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा? तो इसमें हम कहते हैं कि सर्टेनली, मगर इस तरह से नहीं हो सकता है कि यानी कंटिन्यूसली जब वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड के साथ इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स इस्तेमाल करेगा, तो टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा किसी हद तक। मगर फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसा आएगा कि टोटल प्रोडक्ट विल स्टैग्नेट, यानी टोटल प्रोडक्ट विल नॉट इंक्रीज मोर देन दैट, क्योंकि उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हो जाएगा। और फिर अल्टीमेटली अगर वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा लेबर, उसको टोटल प्रोडक्ट जो है या मार्जिनल प्रोडक्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दैट विल स्टार्ट टू फॉल। एडिशनल लेबर जो है तुम वो टोटल प्रोडक्ट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो उससे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस तरह से होता कि अगर हर एक एडिशनल यूनिट के साथ, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के साथ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती, तो कंट्रीज़ लाइक इंडिया, इसी तरह से चाइना, या इसी तरह से हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, तो इस तरह की कंट्रीज़, यानी कोई भी कंट्री जो है या इंडिया जो है, इनके पास इनको फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती फूड ये शॉर्टेजेस में, क्योंकि
जो भी ये लेबर यूनिट्स इंक्रीज़ करते प्रोडक्शन ये इसमें लैंड पर जितने भी ये लेबर यूनिट्स यूज़ करते तो उससे प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो जाती है। मगर ऐसा नहीं है कि कोई एक हद तक लेबर यूनिट्स जब हम इंक्रीज़ करेंगे एक प्लॉट ऑफ लैंड पर तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसकी अपनी एक कैपेसिटी है। जब वो उस कैपेसिटी को रीच करेगा तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी। और इसी तरह से लैंड और लेबर का अपना एक आइडियल रेशियो है, यानी आइडियल एक रेशियो है। जब वो रेशियो रीच हो जाएगा, उस रेशियो जब वो रेशियो थ्रेशहोल्ड रीच हो जाएगा, हम उस पर पहुंच जाएंगे, तो उस वक्त प्रोडक्शन हाईएस्ट होगी। फिर जब हम उसको ये डिस्टर्ब करेंगे या उससे ज़्यादा लेबर यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेटली टोटल प्रोडक्ट जो है it will not increase and the marginal product will start to fall. The fact of the matter is that marginal product must eventually diminish. Marginal product जो है ये ultimately diminish हो जाएगा. The logic is simple. Always there is some ideal ratio of factors of production. यानी हर एक production process में एक ideal ratio of factors of production होता है. If labor and capital are the two factors and capital is constant, the ideal ratio is struck by varying the use of labor. Suppose for example अगर labor and capital are two factors and capital is the fixed factor, constant factor, the ideal ratio is struck by varying the use of labor. तो ideal ratio उस वक्त हम ये हासिल कर सकते हैं जब हम लेबर जो है लेबर यूनिट्स को वेरी कर सकें, उसका प्रोपोर्शन यानी लेबर्स के यूनिट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइडियल रेशियो बिटवीन लेबर एंड कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्ट शुड बी एट इट्स मैक्सिमम। यानी जब आइडियल रेशियो होगा लेबर और कैपिटल के दरमियान तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट भी एट इट्स मैक्सिमम होगा। बट जब ये हम आइडियल रेशियो तक पहुंच गए, फिर अगर हम लेबर को और इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब होगा एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। यानी जब हमने आइडियल रेशियो को क्रॉस किया, उसको हमने एम्प्लॉय किया, उसके बाद अगर हम एक्सेसिव यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करते हैं एक फिक्स्ड पीस ऑफ लैंड पर, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लैंड पर, तो उससे क्या हो जाएगा, एनी इंक्रीज इन लेबर वुड मीन एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। यानी जब हम आइडियल रेशियो को रीच करें, जब हमने आइडियल रेशियो जो है उसको अचीव किया लेबर और कैपिटल के दरमियान, फिर अगर हम लेबर के यूनिट्स को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं करेंगे, अगर हम लेबर के यूनिट्स को फर्दर इंक्रीज करेंगे आइडियल रेशियो से, तो उसका मतलब होगा एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। उससे लेबर के यूनिट्स जो है दे विल बी इन एक्सेस ऑफ द आइडियल प्रोपोर्शन, दे विल बी इन एक्सेस ऑफ द आइडियल प्रोपोर्शन, तो उनसे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हो जाएगा। और इट वुड मीन लेसर एंड लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। और इसका मतलब ये होगा कि जब हम लेबर के यूनिट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आइडियल रेशियो से ज़्यादा इनको इंक्रीज करेंगे, तो उस वक्त फिर जो फिक्स्ड फैक्टर हमारा है दैट इज़ लैंड, यानी ये लेस एंड लेस अवेलेबल रहेगा वेरिएबल फैक्टर के लिए। यानी अब हमारा फिक्स्ड फैक्टर जो है इट विल बिकम लेस एंड लेस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, और इट वुड मीन लेसर एंड लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब जो क्योंकि लैंड हमारा कांस्टेंट रहता है और ये जो वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हर एक लेबर यूनिट के लिए लैंड जो है अवेलेबल लैंड दैट विल डिक्रीज, एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड विल डिक्रीज फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। और इट वुड मीन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। और जब हमने इस पे बहुत ज़्यादा लेबरर्स को इस्तेमाल किया एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड पर, तो उससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाएगी, लैंड की ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाएगी। अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो इससे क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। हाँ, जब लैंड की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी तो इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और या जो अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर जब डिक्रीज हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, तो उससे भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। वी में अल्टीमेटली रीच अ पॉइंट व्हेन अनदर एडिशनल यूनिट ऑफ द लेबर एड्स नथिंग टू टोटल आउटपुट। तो हम अल्टीमेटली उस पॉइंट पे रीच हो जाएंगे, उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जब एडिशनल यूनिट जो लेबर का है वो कुछ भी ऐड नहीं करेगा टोटल प्रोडक्ट पर, इम्प्लाइंग दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिकम जीरो। इससे क्या हो जाएगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इट विल कन्वे दैट मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। एक्सेप्शनल सिचुएशन मार्जिनल प्रोडक्ट में इवन बिकम नेगेटिव एज नोटेड अर्लियर। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसे भी होंगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स इस्तेमाल करेंगे
एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड पर, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने के बजाय एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि टोटल प्रोडक्ट नाउ विल स्टार्ट टू डिक्लाइन, तो टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। दिस इज द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये जो है इट इज द क्रक्स और द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है इसके, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है इसके डिफरेंट नेम्स है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये इन तीनों नाम एक ही लॉ के हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस स्टेट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट करता है दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर कंबाइन करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, ए स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम, एक स्टेज प्रोडक्शन में ऐसा आएगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जब मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहता है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंबाइन करेंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो एक स्टेज ऐसा ज़रूरी आएगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि हर इनमें से ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनमें एक आइडियल रेशो होता है। आइडियल रेशो जब रीच हो जाएगा तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल बी एट इट्स मैक्सिमम। फिर जब हम उसको क्रॉस करेंगे, ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर उसको कंबाइन करेंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ, लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का, इट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। और उसके बाद अब हम देखते हैं कैन मार्जिनल प्रोडक्ट एवर राइज। यस, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन राइज बट ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन द फिक्स्ड फैक्टर इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। हाँ, ये हम देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट राइज भी हो सकता है, पहले कम होगा फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, मगर ये सिर्फ इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में हो सकता है जब फिक्स्ड फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं हुआ होता है। जब फिक्स्ड फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं होता है या अभी फिक्स्ड फैक्टर जो है इट हैज़ नॉट बीन फुली यूटिलाइज्ड और फुली यूज्ड, तो उस वक्त जब हम वेरिएबल फैक्टर उसको यूज़ करेंगे इंक्रीजिंग अमाउंट में, तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हो सकता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन राइज but only in the initial stages when the fixed factor is not fully utilized। जब फिक्स्ड फैक्टर फुली यूटिलाइज्ड नहीं होगा, तो जब हम उस पे वेरिएबल फैक्टर उसको इस्तेमाल करेंगे तो वेरिएबल फैक्टर उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो एक वक्त आएगा कि वो उसको फुल यूटिलाइज करेगा। फिर जब फुल यूटिलाइजेशन के बाद हम मार्जिनल वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो उस वक्त टोटल प्रोडक्ट जो है इट विल स्टार्ट टू फॉल और मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। इफ or total product will start to increase at a decreasing rate. If ideally 4 full-time workers are needed to cultivate 2 hectares of land, for example, अगर ideally 4 full-time workers, 4 full-time workers हमें चाहिए 2 hectares of land को cultivate करने के लिए, marginal product में increase when initially less than 4 workers are employed। अगर हमने initially less than 4 employ किए हैं, फिर जब हमने एक employ किया है, तो जब हम दूसरे को employ करेंगे तो marginal product उसका बढ़ जाएगा। जब हम तीसरा लगाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा, जब थर्ड फोर्थ लगाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा, जब हम फिफ्थ को यूज़ करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल नाउ स्टार्ट टू डिमिनिश, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हो जाएगा, नेगेटिव नहीं बनेगा अभी, मगर ये मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू डिमिनिश। Marginal product may increase when initially less than 4 workers are employed. Marginal product should be maximum when 4 workers are employed. Marginal product उस वक्त maximum होगा जब 4 workers are employed, and must start diminishing when more than 4 workers are employed. और फिर उसके बाद वो diminish होना start हो जाएगा जब 4 से ज़्यादा workers हम employ करेंगे। Explanation of the law. The law of variable proportion is explained with the help of table 1 and figure 1. देखिए यहाँ पर हम मार्जिनल प्रोडक्ट, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस टेबल। देखिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, एक तो है लेबर, दूसरा है लैंड। लैंड जो है इट इज़ ए फिक्स्ड फैक्टर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉलम में, लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉलम में। अब यहाँ पर देखिए यूनिट्स ऑफ लैंड दैट इज रिमेनिंग सेम, दैट इज फिक्स्ड 1 यूनिट ऑफ लैंड। 1 unit of land may be 1 hectare of land, 1 canal of land, 1 acre of land, whatever the case may be। देखिए फिर हमारा यूनिट्स ऑफ लेबर, ये जो दूसरा फैक्टर जो हमारा है वेरिएबल फैक्टर दैट इज़ लेबर, देखिए इसका जो यूनिट्स है इट इज़ ए वेरिएबल फैक्टर, ये लेबर जो है इट इज़ ए वेरिएबल फैक्टर। देखिए इसके जो यूनिट्स एम्प्लॉयड इट इंक्रीजेज, यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इंक्रीज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब हम देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन व्हेन 1 यूनिट ऑफ लेबर इज कंबाइंड विथ 1 यूनिट ऑफ लैंड, लैंड रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड, टोटल प्रोडक्ट इज 2। अब देखिए यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 2, बट व्हेन marginal when 2 units of labor are employed with fixed amount of land, that is 2 units of labor and 1 unit of land, marginal product is 3. Marginal product is 3, total product is 5. Now the total product increased from 2 to 5. Marginal product is 5 minus 2 is equal to 3. फिर जब हम तीसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेबर का with the fixed amount of land, that is 1 unit of land, total product is 9 and marginal product is 4. Total product increased from 5 to 4, 5 to 9, sorry, total product increased from 5 to 9 and marginal product is, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n इज 9, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 इज 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। फिर आप देखिए उसके बाद जब हम 4th यूनिट ऑफ लेबर इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड पर, यानी एक 1 यूनिट ऑफ लैंड यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड पर, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम 9 to 12 and marginal product is 3. Now the marginal product, you can see the marginal product now starts to decline. First the marginal product was increasing 2 to 3 to 4. Now the marginal product declines from 4 to 3. Still when we use 5 units of labor on the same amount of land, total product increases from 12 to 14, marginal product increases by 2. Now the marginal product further declines, though the marginal product is still positive, marginal product is positive, but it is declining. Now the sixth unit of labor with the fixed amount of land gives us total output of 15. You can see that the marginal product is 15 minus 14 is equal to 1. Now the marginal product further has declined. Now when we employ the 7th unit of labor with the same amount of land, total product is 15. Total product remains the same, it does not increase, and the marginal product is 0. 15 minus 15 is equal to 0. आप यहाँ पर देख सकते हैं, now the marginal product has declined or has remained. The additional unit of labor has not added anything to the total product. 7th unit of labor has not added anything to the total product. It has not added anything to the total product, and marginal product has become 0. Now when we employ, if we employ 8th unit of the labor, as is the case with the Indian agriculture or the most of the agriculture in the underdeveloped countries. In the underdeveloped countries, just like Asia, South Asia, Africa, South America, Africa, इस तरह की ये जो कंट्रीज़ हैं, इनमें एग्रीकल्चर का मोस्ट ऑफ यानी एग्रीकल्चरल ये जो ऑपरेशंस हैं उनमें इसी तरह की प्रोडक्शन होती है, यानी जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है फिर यानी या तो ज़ीरो होता है या तो नेगेटिव भी बन जाता है। देखिए अभी आप यहाँ पर 8th जब हम यूनिट ऑफ लेबर इस्तेमाल करेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड के साथ, टोटल प्रोडक्ट आप देखिए इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो रहा है, 15 to 14। अब यहाँ पर देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट नाउ हैज डिक्लाइन, हैज बिकम नेगेटिव, 14 minus 15 इज इक्वल टू -1। अब आप यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम राइट हैंड ये जो कॉलम है हमारा, उसमें देखिए पहला इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इम्प्लाइज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। देखिए 2 to 4 marginal product was increasing marginal 2, 3, 4 marginal product was increasing, it implies increasing returns to a factor or increasing returns to a variable factor। फिर आप देखिए यहाँ पर 4, 3, 2, 1 0, it implies diminishing marginal product। आप यहाँ पर देखिए कि marginal product क्या होता है, diminish from 4 to 3 to 2 to 1 to 0, it implies diminishing marginal product, it implies diminishing returns to a variable factor। diminishing marginal product implies diminishing returns to a variable factor। फिर आप देखिए negative marginal product 0 to -1, it implies negative returns to a variable factor। Now the returns to a variable factor are becoming negative। अभी आप यहाँ पर देखिए ये जो राइट हैंड कॉलम जो हमारा है यहाँ पर इस साइड में जो दिया हुआ है ब्रैकेट में, यहाँ पर ये
साइड में राइट हैंड साइड पर, यू मस्ट नोट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एज दीज। देखिए इस टेबल से हमें कौन सी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हासिल होती हैं। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग दैट इज फ्रॉम 2 to 3 to 4, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। आप देखिए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, फ्रॉम 2 to 5 दैट इज बाई 3, 5 to 9 दैट इज बाई 4, total product increasing at increase. First two units are added to total product, then is 0 to 2, then 3, and then 4 units of our output. When marginal product is decreasing from 4 to 1, total product is increasing at diminishing rate. अब आप देखिए when total product increase, when marginal product is decreasing, जब marginal product अब decrease हो रहा है from 4 to 3 to 2 to 1, total product is increasing at diminishing rate. Total product increase हो रहा है diminishing rate पर, from 9 to 12 that is by 3, 12 to 14 that is by 2, 14 to 15 that is by 1. Total product is increasing at a diminishing rate. Addition to total product reduces from 4 to 3 to 2 to 1 unit. When marginal product is 0, there is no addition to total product. आप यहाँ पर देखिए when marginal product is 0, that is when 7th unit of labor is employed, total product no addition is made to the total product. Total product जो है उसमें कोई addition नहीं होता है उस वक्त। हाँ उस वक्त total product will be at its maximum. Hence total product is maximum when marginal product is 0. हाँ जब marginal product 0 होगा उस वक्त total product maximum होगा. When marginal product is negative, total product starts declining. जब marginal product negative हो जाएगा तो total product will start declining. Total product will start declining. देखिए अभी आप यहाँ पर टेबल की हम नीचे यहाँ कंस्ट्रक्शन दी हुई है, अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। द टेबल शोज दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड, मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू राइज टिल 3 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। इन दिस सिचुएशन टोटल प्रोडक्ट, आप यहाँ पर देखिए ये दिखाता है टेबल कि जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स लेबर के इस्तेमाल होते हैं, लेबर वेरिएबल फैक्टर के इस्तेमाल होते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड के साथ, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का इट विल स्टार्ट टू राइज टिल 3 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। जब तक 3 यूनिट्स ऑफ लेबर इस्तेमाल हम करते हैं उस वक्त तक मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू राइज, इंक्रीज। इन दिस सिचुएशन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। आप इसमें देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, यानी जब तक हम 3 यूनिट्स लेबर के इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बिकॉज वी आर गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर। दैट इज ये जो लेबर जो हम 3 यूनिट्स पहले 3 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उन पे हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें हासिल होते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट, जहाँ जैसे कि यहाँ पर 2, 3, 4। In this situation, total product increase at the increasing rate. Total product is increasing at increasing rate from 0 to 2, 2 to 5, 5 to 9. But with the application of 4th unit of labor, जब हम अगर 4th unit of labor इस्तेमाल करते हैं, situation of diminishing return sets in. Now diminishing returns has started when we use 4th unit of labor. अभी आप देखिए जब हमने 4th unit of labor इस्तेमाल किया, total product is 12. Total product is 12. Marginal product is 3. Total product जो 12 है, it has increased from 9 to 12. It has now increased by only 3 units. इससे पहले 4 यूनिट से इंक्रीज हो रहा था, 5 to 9, 9 to 12। अब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग व्हेन वी आर यूजिंग 4th यूनिट ऑफ लेबर। सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन। मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट नाउ स्टार्ट्स टू डिक्रीज एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज ओनली एट द डिक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट अब इंक्रीज हो रहा है एट द डिक्रीजिंग रेट। 12, 9 to 12 बट दैट इज बाई 3, 12 to 14 दैट इज बाई 2, 14 to 12, 14 to 15 that is by 1. Diminishing marginal product reduces to 0. Diminishing marginal product now ultimately reduces to 0 when we are employing 7th unit of labor. Total output is maximum, that is 15 when marginal output is 0. When marginal output is 0, total product is maximum, that is 15. Eventually marginal product may be negative. फिर अल्टीमेटली अगर हम ज़्यादा यूनिट्स इससे एडिशनल यूनिट्स यानी 8th यूनिट ऑफ लेबर इस्तेमाल करते हैं तो नाउ द मार्जिनल प्रोडक्ट में बिकम नेगेटिव। नाउ आउटपुट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, उसके बाद फिर आउटपुट जो है नाउ इट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन व्हेन 8th यूनिट ऑफ द लेबर इज एम्प्लॉयड। व्हेन 8th यूनिट ऑफ द लेबर इज एम्प्लॉयड, ये हम देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट विल बिकम नेगेटिव एंड द टोटल आउटपुट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। अभी आप यही हम देख सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू
इसी चीज़ को हम डायग्राम्स के थ्रू दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, नाउ द स्टेज 1 इज बिटवीन 0 to K। ये देखिए आप फर्स्ट, ये जो डायग्राम है, ऊपर वाली डायग्राम, जिसके वाई एक्सिस पे हमने टोटल प्रोडक्ट दिखाया है, टोटल प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। फर्स्ट स्टेज आप देख सकते हैं, इसको हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज इंप्लाइज between 0 to K, second stage is between K to T, and third stage is beyond T. Stage 1 is 0 to K on the is between 0 to K on the curve TP। ये curve है जो है TP curve, total product curve इस पे है। In this zone marginal product is increasing and total product is increasing at the increasing rate। आप यहाँ पर देख सकते हैं marginal product is increasing, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पर नीचे भी ये डायग्राम दी हुई है, नीचे भी आप आइए, यहाँ पर नीचे वाली डायग्राम जो है, जिसके साइड में वाई एक्सिस पे हमने दिखाया मार्जिनल प्रोडक्ट और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। दीज बोथ डायग्राम्स आर इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड, ये दोनों डायग्राम्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड डायग्राम्स हैं। देखिए इन दिस जोन, फर्स्ट जोन आप देखिए, फर्स्ट स्टेज, फिर आप नीचे के डायग्राम में भी फर्स्ट स्टेज देखिए। इन दिस फर्स्ट, ऊपर वाली स्टेज, ऊपर वाली डायग्राम जो है 0 to K ऑन द कर्व TP, इन दिस जोन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर आप देखिए नीचे वाली डायग्राम में मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है यहाँ पर फिर नीचे जा रही है। आप यहाँ पर देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है कर्व, एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट ऊपर वाली डायग्राम में इंक्रीज हो रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। आप देखिए ये अपवर्ड स्लोप हो रहा है, इसका स्टीप स्लोप है इसका। सेकंड स्टेज में देखिए भी आप, सेकंड स्टेज जो है K और T के दरमियान, इसी में देखिए आप नीचे वाली डायग्राम, इसी स्टेज में सेकंड स्टेज नीचे मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। आप देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट अब डिक्रीज हो रहा है, इट इज डिक्लाइनिंग टिल इट रीचेस पॉइंट S, एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। ऊपर आप देखिए टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट द डिक्रीजिंग रेट। और थर्ड स्टेज पे आ जाइए, बियॉन्ड T। नाउ टोटल प्रोडक्ट इज स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। आप देखिए टोटल प्रोडक्ट अब नाउ स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। टोटल प्रोडक्ट T पॉइंट T पर पीक पे पहुंचा है, अब ये डिक्लाइन हो रहा है, नीचे आ रहा है, ये कर्व अब नीचे आ रही है। टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट हैज़ बिकम नेगेटिव। आप यहाँ पर देखिए नीचे वाली डायग्राम में मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है इट हैज़ कट द एक्स एक्सिस एंड हैज़ नाउ बिकम नेगेटिव, इट हैज़ बिकम नेगेटिव, इट हैज़ कम इनटू द नेगेटिव सेक्शन। ये इसने एक्स एक्सिस को कट करके नेगेटिव सेक्शन में अब ये कर्व आ गई है। चूंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव बन गया है, वो इसलिए टोटल प्रोडक्ट आप ऊपर देख रही है वो क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। K is the point of inflection where total product stops increasing at the increasing rate and inner state starts increasing at the decreasing rate। ये जो पॉइंट K है ऊपर वाली डायग्राम में, अपर पार्ट ऑफ द डायग्राम, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट स्टॉप करता है इंक्रीज होना एट द इंक्रीजिंग रेट। जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट बंद हो जाएगा ये इंक्रीज होना इंक्रीजिंग रेट पर, बल्कि इंक्रीज हो जाएगा अब किस पे, नाउ इट स्टार्ट इनर स्टेट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। अभी यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन इस डायग्राम की दी हुई है। मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू राइज टिल OL यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू राइज टिल OL यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू पॉइंट E on the marginal product curve. It corresponds to point E on the marginal product curve. This is a situation of increasing returns to a factor. When marginal product is rising, total product tends to rise at an increasing rate. This occurs till point K on the total product curve. This corresponds to the situation of increasing returns to a factor. This corresponds to increasing returns to a factor. Beyond OL units of labor, marginal product tends to decline. Beyond OL units of labor, marginal product tends to decline. And total product increases only at diminishing rate. Total product increases only at diminishing rate. This occurs between
E and S, this on the marginal product करूँ, this situation occurs between E and S on the marginal product करूँ, and between K and T on the total product करूँ, and between K and T on the total product करूँ. This corresponds to a situation of diminishing returns to a factor. ये इस सिचुएशन को कहते हैं diminishing returns to a factor, diminishing returns to a factor. फिर when employment of labor exceeds OS, जब हम OS से ज़्यादा लेबर्स को यूज़ करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बिकम नेगेटिव. अकॉर्डिंगली टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टोटल प्रोडक्ट नाउ विल स्टार्ट टू डिक्लाइन. आप यहाँ पर देखिए OS से ज़्यादा जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन. आप देखिए ऊपर की डायग्राम में, तो टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन. Marginal product, accordingly total product starts declining. This is the situation of negative returns to a factor. जब marginal product करूँ, कट करेगी x एक्सिस को, इससे नीचे आ जाएगी, it will imply that the marginal product has become negative. और उससे total product करूँ, ये जो total product करूँ जो है, it will start to fall and total product will decline, marginal product will become negative. This is the situation of negative returns to a factor occurring beyond point T on the total product करूँ and beyond point S on marginal product करूँ. ये जो इस पॉइंट एस के बियॉन्ड जो सिचुएशन है, इस ये मार्जिनल प्रोडक्ट, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट दिखाता है. और पॉइंट टी से के बियॉन्ड जो है, राइट साइड पर जो एरिया है, इट शोज दैट टोटल प्रोडक्ट हैज नाउ स्टार्टेड टू डिक्लाइन बिकॉज द मार्जिनल प्रोडक्ट हैज बिकम नेगेटिव एज वी हैव इंक्रीज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द लेबर, एज वी आर कंबाइनिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, विद द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. तो इससे फिर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव बन जाएगा, और total product will start to become start to decline and marginal product will start to become negative. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे causes of increasing returns to a factor. कौन से causes है responsible increasing ये जो रिटर्न टू फैक्टर, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अगले क्लास में हम देखेंगे.